सब इंस्पेक्टर का या आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे जो पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस है वो जो पूछे जा रहे हैं, विशेष रूप से जो सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, जो इंटरव्यू है उसके अंदर। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो कुछ जो क्वेश्चंस है या कुछ संभावित क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू के अंदर है वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में है वो मैं डिस्कशन करूँगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने है वो तैयार किए हैं कि ये आपसे हम पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पुलिस के सामने क्या क्या नई चुनौतियाँ हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुलिस के सामने है आधुनिक समय के अंदर क्या क्या है वो चुनौतियाँ हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस से संबंधित जो वर्तमान में बड़ी महत्वपूर्ण जो चुनौतियाँ हैं वो एक तो साइबर क्राइम की है, और दूसरी है वो इकोनॉमिक ऑफेंस की है, और तीसरी जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा जो नगरीकरण है वो बढ़ रहा है। तो नगरीकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपनी समस्याएं हैं। तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर यही दोगे कि सर बढ़ता हुआ जो साइबर क्राइम है और जो इकोनॉमिक जो ऑफेंस या इकोनॉमिक जो फ्रॉड हो रहे हैं वो पुलिस के सामने है वो बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो उसके बाद में आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लिया कि ये दोनों बड़ी समस्याएं हैं, तो इनका है वो आप कैसे निस्तारण करोगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपको ध्यान हो तो पंजाब पुलिस ने इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मॉडल के रूप में उभर के आया है कि जो साइबर क्राइम है, तो पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम के लिए अलग से साइबर जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती है वो स्टार्ट की है। इकोनॉमिक ऑफेंस है तो जिन विद्यार्थियों ने सीए की डिग्री कर रखी है उनकी है वो भर्ती वो लोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक अच्छा मॉडल है जिसमें हम डोमेन विशेषज्ञ यानी किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों को हम है वो भर्ती वहाँ पर है वो कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा इसका उत्तर है हो सकता है कि हम डोमेन जो विशेषज्ञ है उनकी भर्ती करें, साइबर स्पेशलिस्ट की भर्ती करें पुलिस के अंदर, और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो वैज्ञानिक आधार पर है वो, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की बातें कर सकते हैं, जैसे डिजिटल फॉरेंसिक है या फिर साइबर जो फॉरेंसिक है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि चुनौतियाँ क्या है, तो 2-3 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ कि साइबर क्राइम और है वो इकोनॉमिक फ्रॉड, इनका हल क्या है। हल ये है कि हम डोमेन विशेषज्ञ जैसे साइबर स्पेशलिस्ट है, इकोनॉमिक जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों की है वो भर्ती करें, और कुछ स्टेट इनके अंदर आगे भी आए। उसमें विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा पंजाब स्टेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण। उसके बाद में एक क्वेश्चन अपन लोगों को और पूछा जाता है कि किसी भी स्थान पर दंगा हो जाए या राइट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, किसी भी स्थान के ऊपर जब दंगा हो तो सबसे बड़ी चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्विक रेस्पॉन्स। तो क्विक रेस्पॉन्स है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है दंगे की सिचुएशन के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे पूछा जाता है कि मान लो आप सब इंस्पेक्टर हो या आप डीवाईएसपी हो या आप किसी भी पद के ऊपर हो, तो किसी स्थान पर दंगा हो जाएगा आप क्या करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर इस रूप में बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थान के ऊपर दंगा हो तो अपने को सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि किसी भी स्थान पर दंगा ना हो, उसके लिए अपने को क्या करना है। तो उसके लिए अपने को ये चीज़ करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 106 है, 107 है, 109 है, 110 है, 151 है, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यानी प्रिवेंटिव एक्शन ले, लोगों को पाबंद करें, लोगों से बॉन्ड भरवाएं। उसके बाद में अगला स्टेप हम ये ले सकते हैं कि जिन एरिया के अंदर दंगा होने की संभावना है उस एरिया के अंदर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं, सतत पेट्रोलिंग है वो रखें, और अपने पास है वो रिजर्व फोर्स रखें, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उस एरिया के अंदर उनके ऊपर हम कड़ी निगरानी रखें, उनको पाबंद करें, उनके ऊपर हम प्रिवेंटिव एक्शन लें। उसके बाद के अंदर ये हो सकता है कि हम शांति समिति उस एरिया की है उसके साथ हम बैठक करें, समाज के जो आगेवान है उनके साथ हम बैठक करें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके साथ हम है वो समन्वय स्थापित करें। तो ये इसका उत्तर है वो हो सकता है कि दंगा ना हो, इसके लिए हम ये कर सकते हैं। मान लो किसी भी स्थान के ऊपर दंगा हो गया तो आप एसएचओ हो या आप सब इंस्पेक्टर हो तो आप उस एरिया के अंदर है वो क्या करोगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पुलिस के अंदर एक वेल सेटल्ड एक एसओपी होती है कि किसी भी प्रकार का किसी भी स्थान के ऊपर कुछ भी दंगा होता है तो उसके लिए पहले से ही एक प्री प्लानिंग होती है कि यदि यहाँ पर दंगा हो तो हमें क्या करना है। उसके लिए हर ज़िले के अंदर जो एसपी ऑफिस होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के हैं वो कुछ
स्कीम बनी हुई होती है कि किसी स्थान पर दंगा हो तो वहाँ पे क्या, वो स्कीम वेल सेटल्ड होती है। उसके अंदर हर एक एसपी से लेके आईजी से लेके एक कांस्टेबल तक हर किसी की अपनी भूमिका तय होती है, किसको क्या करना है, किस स्थान पर जाना है। देखिएगा, दंगा और ये सब ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम सिंगल रूप से कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी एक वेल सेटल्ड एक स्कीम होती है और हर एक कर्मचारी को उस स्कीम का पता होता है कि मेरी जिस समय दंगा होगा तो उस समय मेरी उस स्थान के ऊपर है वो क्या ड्यूटी होगी। तो हमें उस एसओपी का पालन करना चाहिए और उस एसओपी के आप हमारे पुलिस वाले को सभी को ध्यान हो, उसके लिए हमें समय समय के ऊपर है वो मॉक ड्रिल करनी चाहिए। उसके बाद के अंदर यदि दंगा हो गया तो वहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स है वो क्विक होना चाहिए और जो भी सीनियर ऑफिसर है या मैं एसएचओ हूँ या कुछ भी हूँ तो मुझे खुद को है वो लीड करना चाहिए और विशेष रूप से ध्यान मुझे उस एरिया के जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर देना चाहिए। अब दंगा हो गया तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमने ये कि आगे से दंगा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि महत्वपूर्ण रूप से हमें एफआईआर है वो दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर के अंदर कौन कौन से लोग थे, जो एफआईआर हमने दर्ज की है उनका बेहतर ऑफिसर के माध्यम से हमें उनका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, बेहतर साइंटिफिक एविडेंस हमें कलेक्ट करना चाहिए ताकि हम उन लोगों को है वो कोर्ट के अंदर उनको कन्विक्शन दिला सके और कन्विक्शन दिला के और एक उदाहरण पेश कर सके कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर शामिल था उसके अंदर पुलिस है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये एक डिटरेंट के रूप में है वो काम करेगा। उसके अलावा उस एरिया की जो स्थिति है वो सामान्य करने के लिए वहाँ की शांति समिति की हम है वो बैठक करेंगे, जो लोग हैं उनको आपस में अधिक से अधिक वापस उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के माध्यम से हम है वो लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों की जो साझा विरासत है उनके माध्यम से लोगों को है वो नज़दीक लाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का एक सामान्य उत्तर हो सकता है। इसके साथ में आप लोग अपने कुछ बातें भी है वो जोड़ सकते हो। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः और पूछा जाता है जो मैं आपके साथ है वो डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साहब पुलिस में तो बड़ा भ्रष्टाचार है, फिर भी आप है वो पुलिस के अंदर क्यों आना चाहते हो या आप भ्रष्टाचार को कैसा दूर करोगे। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आप एसएचओ हो तो आपको यहाँ पर बड़ी बातें नहीं करनी है कि मैं पुलिस में ये सुधार कर दूंगा, मैं पुलिस में वो सुधार कर दूंगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग जो चीज़ें हैं उनको अपन नहीं। तो यहाँ पर अपने को दो हिस्से में देखना है और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि आप एसएचओ हो और आप है वो पुलिस स्टेशन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को है वो कैसे हल करोगे। मान लो ये क्वेश्चन आपसे है वो पूछा गया, तो आपको कुछ नहीं, आपको बहुत ही बेसिक बातें बतानी है कि सर मैं सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन है उनकी बेसिक चीज़ों को देखूंगा कि वहाँ के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए साफ पीने का पानी है कि नहीं है, उनके लिए बैठने की जगह है कि नहीं है, उनका जो मेस है उसमें उनको खाना है वो अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है, और पुलिस के अंदर हमारी जो महिला प्रतिनिधित्व है या जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से है वो रूम है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हैं वो मैं विशेष रूप से प्राथमिक रूप से देखूंगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर एक अच्छा वर्क कल्चर डेवलप हो, एक अच्छा माहौल वहाँ पर रहे ताकि वो लोग हैं वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद के अंदर ये तो मैं एसएचओ के रूप में है वो इस चीज़ का हल करूँगा कि पुलिस स्टेशन के लोगों को मैं कैसे मोटिवेट कर सकूँ। तो मोटिवेट करने के लिए मैं ये काम है वो करूँगा। उसके अलावा यदि मुझे ये पूछा जाए कि पुलिस के अंदर है वो बहुत भ्रष्टाचार है और आप पुलिस के अंदर है वो क्यों आना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो है वो पुलिस के अंदर आके और खुद है वो भ्रष्टाचार करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना है, निश्चित रूप से इस बात को आपको एक्सेप्ट करते हुए ऐसे होता देना है कि सर निश्चित रूप से काफ़ी यहाँ पर भ्रष्टाचार है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए चिंताजनक है। यदि मेरा है वो सब इंस्पेक्टर के रूप में या एसएचओ के रूप में चयन हुआ तो सर मैं है वो ये कोशिश करूँगा कि पुलिस के अंदर है वो भ्रष्टाचार ना हो। इसके लिए सर मैं ये तरीका अपनाऊँगा कि सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देखूंगा, सिस्टमेटिक सुधार करूंगा। सिस्टमेटिक सुधार के अंदर सर मैं ये करूंगा कि मेरे जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन टाइम से मिले, उनके जो टीए डीए है या जो भी उनको भत्ता जो मिलता है वो भत्ता उनको है वो टाइमली मिले ताकि उनको किसी भी प्रकार की है वो परेशानी ना हो। अगली चीज़ मैं उनके लिए ये करूँगा, वेलफेयर का काम करूँगा सर कि जो भी पुलिस वाले हैं उनके बच्चे प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट का जो पुलिस वाले हैं या उनका जो परिवार है उनके लिए विभिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट की चीज़ें उनके पास है कि नहीं है, उनके लिए उचित स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं
वो उनके लिए उपलब्ध है कि नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दूंगा। और तीसरी चीज़ सर, मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। टेक्नोलॉजी में यह है कि सर पुलिस सबसे ज़्यादा बदनाम होती है कि जैसे ट्रैफिक जांच कर रही है तो उस समय 100 रुपये या 200 रुपये या इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार। तो सर इसमें मैं जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी है उनके लिए बॉडी कैम है, वो जो ऊपर कैमरा लगा होता है उसका यूज़ करूँगा, ताकि इस प्रकार की पुलिस का जनता के साथ व्यवहार बुरा ना हो, और जनता का भी कोई व्यक्ति यदि पुलिस के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके ऊपर है वो रोक हो। और एक सर साथ में मैं ये भी करूँगा, विभिन्न प्रकार के जो डिकॉय ऑपरेशन होते हैं, तो डिकॉय ऑपरेशन करके मैं खुद भी समय समय के ऊपर है वो चेक करता रहूँगा कि कहीं पर है वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर या मेरे नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार की गलत गतिविधियों के अंदर है वो लिप्त है कि नहीं है। और फिर लास्ट सर, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये रखूँगा कि जहाँ कहीं पर भी मेरे को भ्रष्टाचार सर दिखेगा उसके प्रति मैं है वो जीरो टॉलरेंस की तकनीक है वो अपनाऊँगा। किसी भी प्रकार से उस स्थिति को मैं है वो सहन नहीं करूँगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये एक अच्छा सा है वो हो सकता है। उसके बाद में आपको ये है वो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिएगा, पुलिस की छवि है वो काफ़ी ख़राब है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिसिंग है। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये होता है कि पुलिस और जनता के बीच में किसी भी प्रकार का गैप न होना। पुलिस जनता के बीच जाती है और जनता के कार्य करती है और जनता का पुलिस के अंदर है वो विश्वास करता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए नॉर्मली हमारे राजस्थान में या सब जगह क्या हो रहा है, जैसे विभिन्न प्रकार के पुलिस मित्र हम बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी लेवल हमारे ग्रुप होते हैं, हमारी पीस समिति होती है, या हमें स्कूल जो विद्यार्थी का जो स्कूल कैडेट योजना है वो इसके अंदर। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर आपको एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहाँ का मॉडल है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर आप ये बात बताओगे कि सर जो केरल मॉडल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसमें पुलिस है वो विभिन्न प्रकार से लोगों का, और कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोरोना के दौरान पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया उसके संदर्भ में हम वो दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है नॉर्मली, मोरल पुलिसिंग। देखिएगा, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हुए हमें इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मोरल पुलिसिंग किसी भी स्तर पर है वो स्वीकार्य नहीं है। मोरल पुलिसिंग का जो क्वेश्चन है वो सामान्यतः ये पूछा जाता है, जैसे ये वैलेंटाइन डे है या पार्क के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं तो उनके ऊपर है वो समाज के कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा है वो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार का उनका ब्लैकमेल या उनको है वो प्रताड़ित किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है कि सर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, और यदि किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर है तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंदर ये बात भी शामिल हो जाती है कि वो अपना किसको जीवन साथी चुने और किसके साथ किस प्रकार की बातें करे या किसके साथ बैठा रहे, किसके साथ उठे। तो किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उनके मूल अधिकारों का है वो हनन करे। यदि सर कोई व्यक्ति इस तरह से किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है तो निश्चित रूप से गैर कानूनी है और अवैध है और उसको किसी भी स्तर पर है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका ये एक उत्तर है वो हो सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन सामान्यतः ये पूछा जाता है दलित उत्पीड़न से संबंधित। तो इसका उत्तर आपको ये देना है कि सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आज़ादी के 70 साल होने के बाद भी आज भी है हम अस्पृश्यता और दलित उत्पीड़न जैसे चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ रही है। ये हमारे लिए अत्यधिक है वो चिंतापूर्ण है। सर मेरा ये मानना है कि दलित उत्पीड़न से संबंधित कोई भी केस आता है तो ये समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है और इसके प्रति हमारी संवेदनाएं हमेशा साथ रहनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस हमें इनके प्रति अपनाना चाहिए, और जो उनका इन्वेस्टिगेशन है वो बेस्ट और फेयर इन्वेस्टिगेशन हमें है वो करना चाहिए। और जिन्होंने भी जो भी लोग ये अपराध करते हैं उनको हमें इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि उनको दंड मिले और भविष्य के लिए एक ये है वो उदाहरण के रूप में है वो पेश हो। तो ये भी एक है वो क्वेश्चन है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः मॉब लिंचिंग का पूछा जाता है। तो मॉब लिंचिंग का उत्तर भी आप इस तरह से ही दोगे कि सर एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जहाँ पर विधि का शासन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है विधि के शासन की है वो बात करता है, और अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने की है वो बात करता है, और किसी भी व्यक्ति को बिना है वो कानूनी प्रक्रिया के उनके जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए सर मॉब लिंचिंग है वो अवैध है, गैर कानूनी है और निंदनीय है। सर हमें किसी भी स्तर पर हम इनको है वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते, और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है और सर हमें उस गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप गूगल के ऊपर जाके उस गाइडलाइन को एक बार है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, तो जब भी आपसे इंटरव्यू के अंदर कुछ पूछे तो उस गाइडलाइन के बारे में आप है वो अच्छे से उनको है वो बता पाए।
उसके बाद में एक क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुलिस है वो सामान्यतः एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो ये तो बहुत गलत है। या एफआईआर पुलिस, जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, या है वो एफआईआर दर्ज करने के क्या नहीं करने के क्या कारण है और इनका हल क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो इसका आपने यही करना है कि सर निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें हमारे सामने आती है कि पुलिस है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है एफआईआर है वो दर्ज करना। तो इसके सर जहाँ तक इसके कारण है, मेरी नज़र के अंदर इसके कारण ये है कि सर हम पुलिस की जो परफॉर्मेंस है वो जो पुलिस की परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट है, हम इस आधार पर करते हैं कि यदि किसी पुलिस स्टेशन के अंदर ज़्यादा क्राइम हो गया, जो दर्ज हो गया या ज़्यादा केस हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि उस एरिया की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो हम है वो ऐसा मानते हैं। तो और उसके बाद में सर एक बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार भी है, एक राजनीतिक दबाव भी है वो रहता है, और सामान्यतः एक ये भी टेंडेंसी रहती है कि लोग आए तो उनका है वो किसी भी प्रकार से समझौता करवा दे। तो इसका जो हल है वो सर ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी का जो केस था उसके अंदर ये कहा है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है वो कंपलसरी है। तो ललिता कुमारी केस का माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसका हमें पालन करते हुए इसके ऊपर है वो हमें तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। उसके बाद में हम सर एक आईटी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं कि ऑनलाइन व्यक्ति है वो मेल के माध्यम से एफआईआर भेजे, अपनी शिकायत भेजे और उनको दर्ज करना है वो ज़रूरी हो। उसके अलावा हमें पुलिस का जो परफॉर्मेंस मापने का तरीका है वो हमें बदलना चाहिए कि हम किसी इस आधार पर पुलिस की परफॉर्मेंस तय ना करें कि एफआईआर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है वो नहीं। हमें इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो केस है वो रजिस्ट्रेशन हो। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से है वो बता सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन सामान्यतः ये पूछता है कि कमिश्नरेट प्रणाली और दूसरी जो सामान्य पुलिसिंग है उसके अंदर है वो क्या फ़र्क है। तो मैं दोनों को है वो बताना चाहूँगा कि उनके अंदर फ़र्क क्या है और क्यों कमिश्नरेट प्रणाली की है वो ज़रूरत पड़ी। तो सामान्य जो पुलिस प्रणाली होती है उसके अंदर जो सीआरपीसी है यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसके काफ़ी जो पावर होते हैं वो जो जनरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनके पास है, जिनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपन है वो बोलते हैं, उनके पास वो अधिकार है वो होते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार का कहीं किसी स्थान पर मेले लगते हैं तो उनकी परमिशन का, या कोई जुलूस निकालते हैं तो उनकी परमिशन का, या पुलिस किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब किसी भी अपराध को होने से रोकने के लिए उससे पहले जो पुलिस एक्शन लेती है किसी व्यक्ति के ऊपर, उनको प्रिवेंटिव एक्शन अपन है वो बोलते हैं। वो किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं है, उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध करने से रोका जाता है। जैसे सीआरपीसी सेक्शन 151 है जिसमें शांति भंग के आरोप में, या 106, 107, 109, 110 ये जो सीआरपीसी के कुछ सेक्शन है जिसके आधार पर अपन प्रिवेंटिव एक्शन है वो लेते हैं। तो इनमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है वो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती है। तो इनको देने के पीछे का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, पुलिस या ऐसा माना जाता है कि ये संस्थाएं हैं वो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन कर सकती है। तो चेक एंड बैलेंस के लिए सामान्यतः है वो ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनको पुलिस से अलग है वो बनाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नगरीकरण बढ़ा और नगरों की अपनी कुछ समस्याएं थी, उनकी अपनी कुछ जटिलताएं, जैसे मान लो ट्रैफिक की व्यवस्था है या वहाँ पर क्विक डिसीजन है वो लेने होते हैं। तो इसलिए या फिर विभिन्न प्रकार के संगठित अपराध है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नगरों की अपनी है वो कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को हल के लिए है वो कमिश्नरेट सिस्टम है वो लाया गया। राजस्थान में 2 जगह पर कमिश्नरेट सिस्टम है, एक जयपुर में है और एक है वो जोधपुर के अंदर है। तो जयपुर और जोधपुर तो आपको किस समय स्थापित हुआ, दोनों के अंदर कौन कौन से है वो कमिश्नर है, तो ये सब बातें आपको देख लेनी है। उसके बाद में इसमें ये देखना है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम आने से है वो क्या फ़ायदा हुआ। देखिए कमिश्नरेट सिस्टम जब भी आता है तो कमिश्नरेट सिस्टम से क्या फ़ायदा हुआ है कि इसमें एक रूपता आई है कि पुलिस है वो क्विक डिसीजन लेने के अंदर, यानी जो त्वरित निर्णय लेने के अंदर है वो सक्षम हुई है, ताकि विभिन्न प्रकार की जो नगरीय समस्याएं हैं, जैसे वहाँ मेला है
या जुलूस है तो उनकी परमिशन भी है वो वहाँ पर पुलिस देती है, या सीआरपीसी के जो प्रिवेंटिव एक्शन है उनके पावर भी है वो पुलिस के पास होती है, ताकि पुलिस के जो डिसीजन है वो स्विफ्ट हो जाए और पुलिस के जो डिसीजन है वो उनके अंदर त्वरितता है वो यानी तेज़ी है वो आ जाए, ताकि उन समस्याओं का तुरंत हल है वो अपन कर सकें। तो ये है वो कमिश्नरेट प्रणाली और है वो अपने नॉर्मल है वो प्रणाली। उसके बाद में एक क्वेश्चन नॉर्मली ये पूछा जाता है कि साहब आप क्यों पुलिस के अंदर आना चाहते हो, या एक बड़ी बात है वो बार बार सुनी जाती है कि पुलिस के ऊपर है वो बहुत राजनीतिक दबाव है ये सब। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे वो पूछा जाएगा, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा क्या सीधा सा उत्तर ये देना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी एक बार इसके संदर्भ में कहा था कि राजनीतिक दबाव होना गलत बात नहीं है। तो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर राजनीतिक दबाव एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम लोगों के पास ज़्यादा पावर आती है तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो ये एक चेक एंड बैलेंस के लिए राजनीतिक दबाव होना अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक जो इंटरप्शन है या राजनीतिक जो शिकंजा है वो नहीं होना चाहिए। तो अपने को इसका बहुत ही अच्छा उत्तर ये बोल सकते हैं कि सर राजनीतिक दबाव होना गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक शिकंजा या राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेयर होना है वो गलत बात है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो पुलिस से कोई किसी भी प्रकार से दबाव बनाते हैं तो वो सही काम के लिए भी बोलते हैं, तो ये एक अच्छी बात है और हमें इनका है वो सम्मान करना चाहिए। और सर यदि मेरे ऊपर गलत काम के लिए किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव आएगा तो मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक उस चीज़ को है वो मना कर दूंगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी विनम्रता को है वो कभी भी नहीं बोलना है। उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस की है वो क्या क्या चुनौतियाँ। तो देखिए राजस्थान पुलिस की 5-7 चुनौतियाँ मैं बता देता हूँ, उसके अंदर आप है वो तैयार कर लेना कि मैं इन 5 चुनौतियों को बताऊँगा। कुछ एक लंबा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो सुरक्षा संबंधी एक चिंता राजस्थान पुलिस के साथ में हमेशा रहती है। उसके बाद में संगठित अपराध, विभिन्न प्रकार के जो है वो अवैध जो तस्करी है, शराब माफिया है, तो विभिन्न प्रकार की जो एक संगठित अपराध है वो भी राजस्थान पुलिस के सामने एक है वो बड़ी चुनौती है। उसके बाद में खनन माफिया भी राजस्थान पुलिस के सामने, जैसे बिजली खनन से संबंधित और विभिन्न प्रकार की बातें हम देखते रहते हैं। उसके बाद में राजस्थान पुलिस का है वो गुजरात से लंबा एक है वो बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, तो इंटर स्टेट जो अपराधी है अपराध करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर है वो चले जाते हैं, या उसकी एक जैसे गुजरात बॉर्डर पे शराब की तस्करी या हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे शराब की तस्करी, ये एक है वो बड़ी चुनौती है वो राजस्थान पुलिस के सामने है वो। और उसके अलावा जो शहरीकरण है, बढ़ता हुआ जो शहरीकरण है वो भी राजस्थान पुलिस के सामने एक है वो चुनौती है, या महिलाओं से संबंधित जो या दलितों के उत्पीड़न से संबंधित जो अपराध बढ़ रहे हैं ये भी एक है वो बड़ी चुनौती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि महिला अपराध जो नियंत्रण है या दलितों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए आप है वो क्या करोगे। तो उसमें हमेशा इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये है कि सर मैं चाहूँगा कि ऐसे मामले ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट हो, उनकी FIR तुरंत दर्ज हो, उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हो और स्पीडी हो। और उसके बाद में सर ये तो हो गया कि यदि क्राइम हो गया तो तुरंत उसकी FIR दर्ज हो, उनका इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, स्पीडी हो, और केस ऑफिसर जो स्कीम राजस्थान पुलिस में चल रही उसके माध्यम से जल्दी ट्रायल चल के और जो भी अपराधी है उनको है वो अपराध की सज़ा मिले। और उसके अलावा इस प्रकार के अपराध ना हो इसके लिए समाज के अंदर है वो अवेयरनेस लाना और समाज के जो भी विभिन्न प्रकार के वर्ग है उनके बीच में है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो करना। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उनकी जो साझा संपत्तियां हैं, उनकी जो साझा संस्कृति है, उनके माध्यम से उनको अधिक से अधिक है वो मेल मिलाप करना, शांति समिति की जो मीटिंग और ये सब चीज़ें हैं वो करना। तो ये बातें हैं वो अपन इसके अंदर बता सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पुलिस के अंदर है वो टेक्नोलॉजी का यूज़। तो पुलिस के अंदर टेक्नोलॉजी के यूज़ के अंदर विभिन्न प्रकार के मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अपने को है वो GPS का यूज़, जैसे पुलिस के वाहनों के दुरुपयोग की बात कही जाती है तो पुलिस के वाहनों के अंदर अपन GPS यूज़ ताकि उनका ट्रैकिंग होता रहे कि वो किस स्थान से किस स्थान। उसके अलावा पुलिस स्टेशन के अंदर या कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि पुलिस का जनता के साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, तो हम पुलिस स्टेशन के अंदर और महत्वपूर्ण स्थल के ऊपर है वो CCTV कैमरा है वो लगा सकते हैं। तो CCTV कैमरा के माध्यम से है वो एक बेहतर है वो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा एक है वो जो हम सिटीजन चार्टर तैयार कर सकते हैं। सिटीजन चार्टर के माध्यम से कि
पुलिस स्टेशन के अंदर सामान्यतः एक ये कहा जाता है कि पुलिस बहुत लोगों को इधर उधर घुमाती है, काम नहीं करती, तो उसके लिए सर हम सिटीजन चार्टर है वो बनवा सकते हैं। सिटीजन चार्टर में कि कौन कौन से काम पुलिस करती है और किस काम के लिए कितने दिन की है वो लिमिट है, और यदि आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आप किसको शिकायत करोगे, और सिटीजन चार्टर के अंदर हम जनता का फीडबैक भी लेंगे और जो भी उसके अंदर कमियाँ हैं उनको हम है वो पूरा करेंगे। उसके अलावा एक ये भी है कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के अंदर कि पुलिस के अंदर बहुत बड़ा पुलिस के पास एक डाटा होता है, जैसे मान लो फिंगर जो प्रिंट है या जो विभिन्न प्रकार के जो FIR दर्ज है उनमें विभिन्न प्रकार के अपराधियों का जो डाटा है वो, तो हमारे पास एक बिग डाटा है। तो बिग डाटा एनालिसिस करके हम विभिन्न प्रकार की जो मोडस ऑपरेंडी है या अपराधियों के जो किस प्रकार से अपराध करते हैं उनका एक तरीका है वो हम तैयार है वो कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी हम है वो विभिन्न प्रकार की जो प्रिडिक्शन है वो कर सकते हैं और उन प्रिडिक्शन के माध्यम से है वो अपराधों को रोक सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कन्विक्शन, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो उसके बाद में उनको सजा मिले, उसके लिए हमें है वो क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपसे है वो पूछा जाता है। तो उसके लिए उत्तर मेरी दृष्टि से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो गवाह सुरक्षा, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि जो गवाह है वो बदल जाते हैं, तो या गवाहों को है वो परेशान किया जाता है, और यदि कोर्ट के अंदर गवाह बदल गया या गवाहों को परेशान किया गया तो ये एक बहुत बड़ी है वो हमारे सामने चुनौती। इसलिए गवाह सुरक्षा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गवाह सुरक्षा के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूंगा कि दिल्ली पुलिस का जो मॉडल है उसको आप देख लेना कि वो लोग जो गवाह है महत्वपूर्ण केस के, उनके घर के चारों तरफ है वो पेट्रोलिंग रखते हैं ताकि उनको कोई परेशान ना करे। CCTV कैमरे है वो लोग लगा देते हैं ताकि कोई भी इनको धमकी दे या परेशान करे तो पुलिस को पता चले। एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से गवाहों को दिक्कत आती है तो वो उनसे है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो जांच का तरीका है वो और क्या होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए है वो वैज्ञानिक तरीका है वो होना चाहिए। हम अब 18वीं सदी या 19वीं सदी के तरीके हैं वो यूज में नहीं ले सकते। उसके लिए हमें आधुनिक तरीके, जैसे विभिन्न प्रकार के हम जो फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं, विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी हम सेवाएं ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जैसे नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग है और जो पॉलीग्राफी है, इनका हम है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन इनको अलग अलग से पूछा जा सकता है कि नार्को एनालिसिस क्या है, पॉलीग्राफी क्या है, ब्रेन मैपिंग क्या है। आप नेट पे जाके एक बार देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ कि इनके हल्के हल्के हैं वो इनके अंदर फ़र्क होते हैं। इसका बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कोर्ट के अंदर है वो मान्य होते हैं। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है कि सर ये कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें विभिन्न प्रकार के है वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके अंदर अपने को है वो ये लीड दिला सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के अंदर एक केस ऑफिसर स्कीम है वो चलती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पूरे केस को है वो एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है और वो पूरे केस की मॉनिटरिंग करता है, तो ये बड़ी ही अच्छी है। इसके अलावा मैं आपको एक बताना चाहूँगा विजयवाड़ा मॉडल जो आंध्र प्रदेश के अंदर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उसमें क्या होता है कि एक ज़िले के अंदर एक ऐसा सेंटर स्थापित कर दिया जाता है कि पुलिस के कौन कौन से है वो केस है वो चल रहे हैं, उन केस की क्या क्या स्थिति है, तो वहाँ पर हर कोर्ट के अंदर पुलिस के कांस्टेबल या पुलिस के विशेषज्ञ रहते हैं। कल किस केस की है वो हियरिंग है, कल किस केस के बारे में है वो क्या चीज़ है, वो पहले से ध्यान रखते हैं। कौन सा गवाह को आना है तो पहले से सब गवाहों को बुलाया जाता है, उनको ब्रीफ किया जाता है, वो कोर्ट के अंदर कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उनको जो वकील है या जो दूसरे विशेषज्ञ है उनसे उनका है वो मुलाकात करवाई जाती है, ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से कोर्ट की बारीकियों को जान सके और बहुत ही अच्छी तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात रखे। तो ये है वो कन्विक्शन बढ़ाने का, क्योंकि सामान्यतः है वो कन्विक्शन रेट बहुत कम है और ये बहुत चिंता का विषय है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक क्वेश्चन सामान्यतः आपसे है वो ये पूछा जा सकता है कि पुलिस की कस्टडी के अंदर है वो मौत। तो देखिए दो प्रकार की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है और एक जुडिशियल कस्टडी होती है। तो पुलिस कस्टडी है वो CRPC के अनुसार वो किसी भी व्यक्ति की अधिकतम है वो 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी है वो हो सकती है, और जब व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो उसको है वो जुडिशियली कस्टडी है वो बोला जाता है। तो पुलिस कस्टडी एक के अंदर मौत है वो एक बहुत ही चिंता का विषय रहा है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से दोगे कि सर पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होना एक चिंता का विषय है, और सर कोई भी व्यक्ति को हम यदि पुलिस स्टेशन के अंदर लाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यक्ति का है वो, क्योंकि दंड देने का अधिकार है वो पुलिस को नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर
है वो शक्ति का जो पृथक्करण किया गया है, उसमें पुलिस है वो एक का काम है एग्जीक्यूशन का है। तो हम बेहतर इन्वेस्टिगेशन करें, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम वैज्ञानिक तरीका अपनाएं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से व्यक्ति को हमें जान लेने का हक है वो नहीं है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 है वो गरिमापूर्ण जीवन की बात है। वो कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हम किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की है वो जान नहीं ले सकते। तो इसका उत्तर आप है वो ये दे सकते हैं कि सर इसका रीज़न है वो क्या क्या हो सकता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि पूछताछ के हमारे तरीके आज भी क्या है प्राचीन है, और हम विभिन्न प्रकार की है वो गलत तकनीकी, जैसे जिसको 3rd डिग्री कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को है वो टॉर्चर किया जाता है। एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः और पूछा जाता है कि हिरासत में मौत या पुलिस कस्टडी में मौत का। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि एक होती है पुलिस कस्टडी। सीआरपीसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम है वो 15 दिन की पुलिस कस्टडी हो सकती है, और वो भी माननीय है वो जो जज महोदय है वो देते हैं कि कितने दिन की है वो पुलिस कस्टडी में रहने, ताकि व्यक्ति से है वो विभिन्न प्रकार के उस केस से संबंधित है वो पूछताछ हो सके। और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी, जिसमें किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में नहीं रखकर उसको जेल भेज दिया जाता है, उसको जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। तो हिरासत में मौत, इसमें आपको ये बोलना है कि सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको कोई भी व्यक्ति यदि पुलिस की कस्टडी के अंदर है तो ये पुलिस की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखें। अब इसका आप रीज़न ये बता सकते हो क्या क्या। एक तो हमारे क्या जांच के पुराने तरीके हैं, इन्वेस्टिगेशन के पुराने तरीके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को टॉर्चर किया जाता है। तो जिसमें कई बार 3rd डिग्री या इस प्रकार से बात या पूछे जा सकते हैं, जैसे आप सदी से पूछ सकते हैं कि भाई 3rd डिग्री चोट, तो उसमें विभिन्न प्रकार से है वो गैर मानवीय तरीके हैं अपनाए जाते हैं, तो जो कि किसी भी स्तर पर है वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पुलिस का काम किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करना नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दंड देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका को है। तो यहाँ पर अपन ये बता सकते हैं कि जो जांच के हैं वो अपने इन्वेस्टिगेशन के पुराने तरीके, तो इसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि सर किसी भी व्यक्ति को पुलिस के अंदर लाने के बाद में जो सीआरपीसी के अंदर एक प्रॉपर उसका एक तरीका दिया गया है कि उस व्यक्ति का है वो मेडिकल जांच हो, उसमें उसको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो तुरंत उसको है वो डॉक्टर की सहायता दिलाई जाए। उसके अलावा हमारे जो जांच के तरीके हैं उनको हमें सर बदलना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि है वो जाँच के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के अंदर जैसे पॉलीग्राफी है, या फिर नार्को एनालिसिस है, या ब्रेन मैपिंग है, या फिर जो विभिन्न प्रकार की जो फोरेंसिक है, जिसके अंदर हम क्राइम सीन के अंदर है वो जो जैसे मान लो डीएनए प्रोफाइलिंग है, तो इन सब को अपन है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है डीएनए प्रोफाइलिंग है या फिंगरप्रिंट है, ये सब कोर्ट के अंदर एडमिजिबल होता है, लेकिन पॉलीग्राफी है या जो ये अपने नार्को एनालिसिस है, इनको है वो कोर्ट में एडमिजिबल नहीं माना जाता। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपको विभिन्न प्रकार के तथ्य उपलब्ध करवाकर आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उनको है वो लीड प्रदान है वो कर सकती है। तो हम इसके अंदर ये बता सकते हैं, और उसके बाद में ये कह सकते हैं कि सर यदि गलत तरीके से पुलिस हिरासत के अंदर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो हमें इसके प्रति 0 टॉलरेंस अपनानी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको कठोर से कठोर दंड है वो देना चाहिए। और साथ में आप एक बात ये भी बता सकते हो कि सर किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो अरनेश कुमार है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो केस है उसके अंदर एक पूरी उन्होंने है वो सीआरपीसी के अंदर एक एसओपी है उन्होंने निर्धारित किया है कि किस तरह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, उसके बाद में किस तरह से उनके साथ है वो अपने को क्या क्या स्टेप है वो अपनाना है। तो एक चीज़ आप ये बोल सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं सोशल मीडिया को लेकर कि है उनसे अफवाह, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इसका उत्तर बताना है कि सर सोशल मीडिया वर्तमान समय के अंदर अफवाह का एक बड़ा माध्यम बन गया है। तो उसके लिए सर हमें कुछ है, या समाज के अंदर जो जहर उगलने का एक बड़ा सोर्स बन गया, तो उसके लिए सर हमें कुछ चीज़ें अपनाने चाहिए। जैसे एक तो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त करना चाहिए पुलिस के अंदर, और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनकी जो प्रोफाइल है और उनके ऊपर अपने को है वो निगरानी रखनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर वो किसी भी प्रकार से गलत कमेंट ना करे और समाज की जो हमारी समरसता है उनको ना बिगाड़े। और दूसरी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि सर विभिन्न प्रकार के जो इसकी एक दिक्कत ये है कि जो डाटा कंपनियां उनके सर्वर देश से बाहर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर है वो उनके यहाँ पर स्थापित करवाना चाहें, ताकि उनसे यदि किसी भी प्रकार से कुछ लोग है वो गलत फेक अकाउंट बना के कुछ भी करके किसी को ट्रोल करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम है वो उनकी जानकारी है वो ले सकें। तो एक चीज़ है वो ये, तो एक क्वेश्चन है वो ये हो सकता है। उसके अलावा एक आप ये बोल सकते हो रोड एक्सीडेंट एक बड़ा मुद्दा है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो कि सर देश के अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों की हर साल है वो रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। ये हमारे लिए बड़ा ही चिंता का कारण है, और सामान्यतः हम इस मुद्दे की ओर है वो ध्यान नहीं देते हैं।
तो इसके लिए तो वो आपसे पूछेंगे कि हमें क्या क्या है वो करना चाहिए। तो इसके लिए आपको है वो ये बता सकते हैं कि सर जो हाईवे की जो पेट्रोलिंग है उनको सुधारा जाए, जो ओवरलोडिंग वाहन है उनके ऊपर है वो अधिक से अधिक है वो कार्रवाई, उसके अलावा जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग जो करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई, और जो नया मोटर व्हीकल एक्ट है उनके जो भी प्रावधान है उनका बेहतर तरीके से है वो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना चाहिए। उसके अलावा जो PWD विभाग है या R&B जो विभाग है, सड़क बनाने वाला विभाग है, उनके साथ समन्वय स्थापित करना, ऐसे ऐसे स्पॉट को निर्धारित करना जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है वो दुर्घटना होती है, और उन स्थानों की जो इंजीनियरिंग के अंदर, जो सड़क इंजीनियरिंग के अंदर गड़बड़ है उनका है वो सुधार करना, और यानी जो ब्लैक पॉइंट है उनको है वो सुधार करना। और जो भी ट्रॉमा सेंटर के अंदर या तुरंत 108 या इसके माध्यम से है वो लोगों को जो सड़क एक्सीडेंट है उनको तुरंत है वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था है वो पुलिस के माध्यम से करना। तो ये भी है वो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि पुलिस स्टेशन के अंदर आप है वो क्या क्या सुधार है वो करोगे, या पुलिस स्टेशन के अंदर आप भ्रष्टाचार रोकने का। तो इसका उत्तर मैं पहले भी मैंने बताया है, और कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं आपको और जोड़ देता हूँ। एज ए SHO आप पॉलिसी मेकर नहीं हो, तो एज ए SHO आप क्या सुधार करोगे। तो एज ए SHO आप ये सुधार पहले जो मैंने बताया वो, और उसके साथ ये भी पहले मैंने आपको बताया कि उनका बेसिक वेलफेयर का ध्यान रखना, और जिसके अंदर शिक्षा है, उनके बच्चों का स्वास्थ्य है या उनके परिवार को। उसके अलावा जो लूप होल है उन लूप होल का पता लगाना, और उन लूप होल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करना। जैसे मान लो जो रात्रि गश्त है, किसी की एक व्यक्ति की ड्यूटी लगती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बार बार है वो बंदोबस्त के अंदर एक ही व्यक्ति को। तो इन सब के ऊपर पर्सनल खुद की तरफ से ध्यान देना। और इसके अंदर है वो एक चीज़ अपन ये भी कर सकते हैं कि जो अच्छा काम करता है उनको रिवार्ड देना, और जो बुरा काम करता है उनको है वो पनिशमेंट है वो देना। तो एक चीज़ है वो ये हो सकते हैं इसके अंदर। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन है और है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पुलिस सुधार का, तो आपसे ये पूछे SHO के रूप में आप है वो क्या क्या सुधार करोगे, तो मैंने पहले जो उत्तर बताया वो। और उसके बाद में ये पूछे आपसे कि नॉर्मली कि पुलिस के अंदर है वो क्या क्या दिक्कत है। तो पहले तो आपको है वो पुलिस के सामने की चुनौतियां मैं बता देता हूँ, और फिर पुलिस के अंदर बड़े लेवल के ऊपर है वो कैसे सुधार हो सकता है। तो पुलिस की समस्या आपसे पूछे तो आप क्या क्या बताओगे कि पुलिस के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है, आधारभूत ढांचे का बड़े लेवल के ऊपर है वो अभाव है, और हमारी ट्रेनिंग की जो पद्धति है वो आज भी पुरानी है, और समस्याएं हमारे सामने जैसे साइबर क्राइम है, इकोनॉमिक फ्रॉड है, बढ़ता हुआ नगरीकरण है, वो अलग प्रकार की समस्याएं, नए प्रकार की समस्याएं हमारे है वो सामने है। उसके अलावा पुलिस के ऊपर है वो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है। अभी राजस्थान में एक है वो कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि 4 IPS ऑफिसर है वो अधीन, तो कहा था कि पुलिस को है वो छुट्टी नहीं मिलना एक तनाव का है वो बड़ा कारण है, और बार बार ट्रांसफ़र होना, और वेतन भी है वो कम। ये पुलिस की है वो कुछ समस्याएं हैं। और मैन पावर का है वो बहुत कम होना, और बंदोबस्त के अंदर है वो बहुत जगह पर बार बार घूमना। तो ये चीज़ें, तो इनका हल कैसे हो सकता है, तो इनमें आपको 3-4 चीज़ें बतानी है। एक तो आपको प्रकाश सिंह वाद की बात करनी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह केस था उसके अंदर है वो कुछ जो पुलिस सुधार की बड़ी बातें की थी। आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी आपसे पुलिस सुधार की बात कहे बड़े लेवल के ऊपर, या नॉर्मल आपसे पूछे कि पुलिस में क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो आपका उत्तर प्रकाश सिंह के बात होनी चाहिए, आनी ही चाहिए। उनसे उनकी ये चाहते हैं कि प्रकाश सिंह क्या बात बोलो। तो प्रकाश सिंह केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसे SHO से लेकर पुलिस के सभी जो अधिकारी स्तर हैं उनका कार्यकाल है वो कम से कम 2 साल का है वो फिक्स कर देना। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग कर देना, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन एंड और लॉ एंड ऑर्डर एक साथ होने की वजह से एक व्यक्ति है वो बहुत ही सीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कल उसको है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर या बंदोबस्त के अंदर है वो जाना है, तो वो केस है वो बीच में रह जाता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उसके अंदर है वो प्रॉब्लम आती है। तो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर को अलग करना,
पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना करना। पुलिस स्थापना बोर्ड क्या काम करेगी? जैसे पुलिस का ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है या सेवा संबंधी रूल बनाने का काम है पुलिस स्थापना बोर्ड। क्योंकि सामान्यतः ये आरोप लगता है कि पुलिस के ऊपर बहुत राजनीतिक प्रेशर है और है ये सब है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या उनकी पोस्टिंग सही नहीं होती है या उनका प्रमोशन सही नहीं है। तो इन सब के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही। पुलिस शिकायत, आम जनता की पुलिस से ये शिकायत रहती है कि साहब ये बहुत बड़ी एक है वो दिक्कत है कि पुलिस जनता की बात नहीं सुनती है, यानी तो इसके लिए एक पुलिस शिकायत बोर्ड की स्थापना जिसमें आम जनता है वो पुलिस से संबंधित शिकायत कर सके। और राज्य सुरक्षा है, यानी ये 5-6 बातें आपको ध्यान रखनी है। कार्यकाल की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर को अलग करना, पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना, पुलिस शिकायत बोर्ड की स्थापना और राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना। ये है वो प्रकाश सिंह वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा था। इसका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये लागू हो गया? तो इसमें ये बताना है कि सर कुछ राज्यों ने इनकी कुछ बातें हैं वो एक्सेप्ट की है और अधिकतर बातें अभी भी राज्यों ने लागू नहीं की है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि लागू क्यों नहीं किया? तो इनमें ये कहना है कि सर ये एक राजनीतिक उदासीनता रही है और कोई भी सरकार है वो, किसी भी पार्टी की सरकार है, कोई भी सरकार है वो जो पुलिस की जो पावर है वो अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती। ये सामान्य एक टेंडेंसी रही है इस वजह से। लेकिन सर मेरा मानना है कि प्रकाश सिंह केस की चीज़ है। उसके अलावा अगली चीज़ आप ये बोल सकते हो स्मार्ट पुलिसिंग। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वो स्मार्ट पुलिसिंग की बात की थी। तो आपसे ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब क्या है? तो आपको ये बताना है कि स्मार्ट में सर एस का मतलब है स्ट्रिक्ट हो लेकिन सेंसिटिव हो। पुलिस स्ट्रिक्ट होनी चाहिए लेकिन साथ में क्या होनी चाहिए सर? सेंसिटिव होनी चाहिए। सेंसिटिव का मतलब समाज का जो भी कमज़ोर तबका है उनकी बात को बहुत ध्यान से सुने, जो भी पीड़ित है उनकी बात को बहुत ध्यान से लगे। स्ट्रिक्ट किन के प्रति? जो भी अपराधी है उनके प्रति स्ट्रिक्ट है वो होनी चाहिए। मॉडर्न होनी चाहिए और मोबाइल होनी चाहिए। पुलिस क्या होनी चाहिए? मॉडर्न होनी चाहिए। उनकी आधुनिक टेक्निक का है यूज करने वाली, उनके इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं वो मॉडर्न होने चाहिए। और मोबाइल यानी समय के साथ जो भी समय की डिमांड है उनके अनुसार उनमें परिवर्तन आना चाहिए। अलर्ट होनी चाहिए और अकाउंटेबल होनी। अलर्ट होनी चाहिए, तुरंत पुलिस है वो, यानी क्विक रेस्पॉन्स, किसी भी प्रकार की बात है तुरंत है वो पुलिस पहुंच गई। तो क्विक अलर्ट होनी चाहिए और अकाउंटेबल, कुछ भी किया है तो उसके प्रति पुलिस क्या होनी चाहिए? अकाउंटेबल होनी चाहिए। रिलायबल होनी चाहिए और है वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए और टेक्नो सेवी होनी चाहिए और ट्रेंड होनी चाहिए। टेक्नो सेवी का मतलब तकनीकी को ज़्यादा से ज़्यादा नई तकनीकी को ग्रहण करें और ट्रेंड मतलब आधुनिक प्रकार के क्राइम या किसी भी चीज़ है उनके प्रति पुलिस क्या होनी चाहिए? ट्रेंड होनी चाहिए। और विजयवाड़ा मॉडल इसके साथ मेरा जोड़ने का उद्देश्य ये है। विजयवाड़ा मॉडल का मतलब ये है कि हम लोग है वो सामान्यतः कन्विक्शन को है वो भूल जाते हैं। कन्विक्शन एक बहुत ही बेहतरीन, कन्विक्शन रेट बहुत कम सामान्यतः है वो। कन्विक्शन रेट जैसे 1.5%, 2%, सामान्यतः 5% से ज़्यादा कन्विक्शन रेट है ही नहीं। तो यानी जितनी FIR दर्ज हुई है उसमें से सिर्फ 5% के अंदर ही है वो सजा होती है। तो कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के संदर्भ में हमें विजयवाड़ा मॉडल, जिसके अंदर पुलिस जिले के अंदर एक कोर्ट रूम होता है और उस कोर्ट रूम के अंदर पुलिस कोर्ट रूम होता है, उसके अंदर उस जिले के जितने भी महत्वपूर्ण केस है उन सब के सब केस की है वो जानकारी, कब कौन से केस की सुनवाई है, कौन से इसमें, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कि किस तरह से एक बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो हो सकता है। तो इस संदर्भ के अंदर है वो पंचागुड़ा, जिसे वहाँ पर पुलिस के लिए बहुत अच्छा मेस, पुलिस के अंदर बहुत अच्छा रीक है वो, उनको मनोरंजन के लिए वहाँ पर रूम और पुलिस की विभिन्न प्रकार की जो वेलफेयर से संबंधित बातें हैं उनको है वो वहाँ पर ध्यान है वो रखा जाता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन सामान्यतः ये पूछा जाता है कि पुलिस के अंदर क्या क्या नवाचार है वो हो रहे हैं। तो नवाचार के संदर्भ में आप ये बता सकते हो, जैसे CCTNS का यूज़ है। तो CCTNS की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो नेट पर जाके आप CCTNS की है वो फुल फॉर्म देख लीजिए और उनको 3-4 बार आप पढ़ लीजिए ताकि CCTNS की फुल फॉर्म आप। राजस्थान में भी लगभग CCTNS के ये केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट था, राजस्थान के अंदर भी CCTNS के वो सभी चीज़ों को है वो लगभग लागू किया जा रहा है, जिसके अंदर जो रोज नामचा यानी पुलिस स्टेशन की जो डायरी होती है उनकी एक एक बात है वो ऑनलाइन कर दी गई है। FIR से संबंधित यानी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होती जा रही है। उसके अलावा सिटीजन पोर्टल है और पुलिस मित्र की जो बात है, ये सब पुलिस से संबंधित, राजस्थान पुलिस से संबंधित कुछ नवाचार है, जिसमें सिटीजन पोर्टल है और पुलिस मित्र में विभिन्न स्तर पर किया जाता है, जैसे जिले के स्तर पर है, तहसील के स्तर पर है, गांव के स्तर पर विभिन्न प्रकार के पुलिस मित्र, ये वॉलंटियर्स होते हैं और ये पुलिस की विभिन्न प्रकार की चीज़ों के अंदर है वो सहयोग करते हैं। और ये एक तरह से ये कम्युनिटी पुलिसिंग का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो पार्ट है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः ये पूछा जाता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि, और सामान्यतः विद्यार्थी हैं वो बड़े परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1-2 क्वेश्चन और है जो मैं आपको बता के और अपनी बात को है वो विराम दूंगा।
एक तो ये है कि आपको सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब आप सब इंस्पेक्टर है वो क्यों बनना चाहते हैं। तो इसका उत्तर मैं 3-4 बातें आपको बताऊंगा, उसके अंदर कुछ अपनी बातें जोड़ लीजिए और उसके आधार पर इसका है वो आप उत्तर है वो दीजिए। एक तो आप इसके अंदर ये बता सकते हो कि सर ये लाइन स्टाफ है। लाइन स्टाफ कहने का मतलब ये है कि सर मैं एसएचओ बनूंगा तो मैं उस लाइन स्टाफ का हिस्सा होऊंगा जो कि फील्ड के अंदर काम करता है। तो उसमें मैं लोगों के नज़दीक जाके काम करूंगा, लोगों की समस्याओं को समझूंगा और इस वजह से सर मुझे लोगों से डायरेक्ट है वो इंटरेक्शन का है वो मौका मिलेगा। दूसरा बात आप ये बता सकते हो कि सर किसी भी स्थान पर विकास होने की पूरा अपेक्षा होती है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छा हो, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए कि वहाँ पर है वो अपराधियों के अंदर भय होना चाहिए। तो आप पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर आप बनोगे तो आप है वो उस लाइन स्टाफ का हिस्सा होगे जो आप फील्ड के अंदर काम करते हो। तो आप लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होने के लिए है वो आप वहाँ पर कार्य करोगे। तो यानी आप विकास की प्रक्रिया के अंदर भी आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, भागीदारी है वो मिल रही है। उसके अलावा आप लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हो, तो आप लोगों के जीवन के अंदर सीधा प्रभाव डालते हो। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोगों के जीवन के अंदर गुणात्मक परिवर्तन है वो ला सकते हो। लोगों के जीवन के अंदर आप गुणात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हो कि ये समाज का जो भी कमजोर तबका है, जैसे महिलाएं हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध होता है, इनकी संवैधानिक जो उनके मूल अधिकार है उनके किसी भी प्रकार का हनन होता है, तो आप बेस्ट इन्वेस्टिगेशन या उनको सुरक्षा उपलब्ध करवाकर उनकी वापस वो जो गरिमा है या उनको आप सुरक्षा प्रदान करके उनके अंदर आप एक भारतीय संविधान के प्रति या देश के प्रति एक आप विश्वास है वो उनका वापस है वो ला सकते हो। तो ये बोल सकते हो कि सर ये सब काम करने से मेरे लिए सर है ये एक है वो गौरव की बात होगी, इसलिए सर है वो मैं है वो ऐसा ही है वो बनना चाहता हूँ। तो इसका ये एक उत्तर हो सकता है। उसके अलावा इसका एक जो है ये बात भी इसके अंदर आप जोड़ सकते हो कि सर इसके अंदर मैं खुद है वो सक्रिय रहूँगा, तो हर समय अपने आप को है वो मैं व्यस्त फील करूँगा और सक्रिय भूमिका होने की वजह से मुझे खुद को है वो सेटिस्फिकेशन भी है वो मिलेगा। तो ये इसका उत्तर है वो हो सकता है। इसके अंदर आप खुद अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं वो जोड़ सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको एसआई है वो क्यों बनाना चाहिए, यानी आपको सब इंस्पेक्टर है वो क्यों बनाना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको 2 हिस्सों के अंदर देना है। पहले तो आपको अपनी जो विशेषताएं हैं वो बतानी है और अगले हिस्से के अंदर है वो एक अलग बात है वो जिसको पंच लाइन अपन है वो कहते हैं वो बोलनी है। पहले तो ये बतानी है कि सर मुझे मेरी मेहनत के ऊपर, नेतृत्व क्षमता के अंदर जो नेतृत्व क्षमता है उसके ऊपर और टीम वर्क के ऊपर दृढ़ विश्वास है। उसके अलावा सर ये मैं यानी इसका उत्तर अपन इस तरह से दे सकते हैं कि सर मैंने है वो कड़ी मेहनत की है, मेरी एक है वो जो मेरे अंदर एक धैर्य है और मेरे अंदर एक टीम के साथ काम करने की है वो क्षमता है, गुण है सर। और मैं सर मेहनती हूँ और मुझे मेरी जो नेतृत्व क्षमता है उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन सर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सर हमारे लिए संगठन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो मेरे से पहले या जो सर बाहर बैठे हैं जो या मेरे से बाद में जो आए उनकी क्षमता के ऊपर मुझे वो जो लोग हैं उनकी क्या विशेषता है उनके ऊपर सर मुझे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो सर ये पर्सन मैं माननीय जो बोर्ड है, जो ज्ञानी बोर्ड है, उनके ऊपर छोड़ना चाहूँगा कि सर ये सब गुण मेरे अंदर है, लेकिन मेरे से ज़्यादा कोई योग्य दूसरा व्यक्ति है तो सर देश इम्पोर्टेंट है, संगठन इम्पोर्टेंट है। मुझे न चुनकर उन लोगों को चुना जाए, मुझे इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि देश पहले है और संगठन है वो पहले है। तो इसलिए है वो तो ये उत्तर आप है वो इसका दे सकते हो। तो ये एक बड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट, यानी कुल मिला के आपको इसका 2 पार्ट, पहला पार्ट ये कि आपको अपने गुण बताने हैं और दूसरा पार्ट ये कि सर बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो इसका जो है फैसला माननीय जो ज्ञानी बोर्ड है उनके ऊपर है वो उनके ऊपर मुझे निष्ठा है कि मेरी विशेषताओं से यदि किसी की विशेषताएं ज़्यादा है और वो संगठन के लिए, देश के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है तो निश्चित रूप से उनका है वो चयन होना चाहिए। तो ये दूसरी लाइन बोलने से ये है कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि
आप दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और आप अपनी कमी भी एक्सेप्ट कर रहे हो और आप अपने संगठन को और देश को क्या दे रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो दे रहे हो। अब 2 क्वेश्चन और है, उनके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि एनकाउंटर से संबंधित क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है, और विकास पांडे या ये सब देखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। एनकाउंटर जैसे ही कभी आपसे पूछा जाए कि फेक एनकाउंटर, देखिए नाम के अंदर ही फेक एनकाउंटर है। मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा, संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और वो गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात कहता है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति का जीवन, किसी भी व्यक्ति को हरने का अधिकार नहीं देता है। तो जो फेक एनकाउंटर है उसको तो सिरे से ही खारिज कर देना कि सर फेक एनकाउंटर गलत है और ये मर्डर है, और इसमें जिसने भी किया है फेक एनकाउंटर उनको कड़ी सी कड़ी है वो सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये बताना है आगे एनकाउंटर, जिसे जो विकास पांडे का जो यूपी वाला जो दुबे है, विकास पांडे नहीं, विकास जो दुबे है, उनका जो एनकाउंटर हुआ उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके बारे में आपको यही बात बतानी है कि सर ये है वो जो एनकाउंटर हुआ सर, ये अभी तक है वो जांच का विषय है कि एनकाउंटर सही है या गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी सर सुपरविजन कर रहा है, उन्होंने इसके संदर्भ में कमेटी गठित की है और वो बेहतर तरीके से जांच करके, और निश्चित रूप से सर है वो अभी तक सर जो जानकारी है उनके अनुसार पुलिस का ये है कि वो गाड़ी पलटी थी तो उन्होंने पुलिस के वेपन छीनकर वो भागा था और उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी और 2 पुलिस वाले हैं वो जख्मी भी हुए थे। सर है वो जो IPC है यानी जो इंडियन पेनल कोड है उसका जो धारा 100 है वो भी है वो जो पर्सनल डिफेंस की, यानी किसी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा की है वो अधिकार देता है, जिसके अंदर पुलिस भी शामिल है। यदि उसने पुलिस के ऊपर गोलीबारी की है तो पुलिस ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए सामने से गोलीबारी की है, और यदि एनकाउंटर सही है तो सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में आपको ये भी कहना है कि क्या पुलिस को, आपसे कुछ नहीं है कि क्या पुलिस को इस तरह से, उसने तो 8 पुलिस वालों को मारा था, ये तो बहुत गलत बात है, उस व्यक्ति का तो एनकाउंटर कर ही देना चाहिए। तो उसका उत्तर आपको इस तरह से देना है कि सर पुलिस एक अनुशासित बल है और पुलिस को कानून के भीतर रखे। हमें एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हम रह रहे हैं और हमें कानून के भीतर रहकर हमें काम करना है। हम पुलिस का उद्देश्य या जो पुलिस संगठन है वो इस धारणा के ऊपर काम नहीं करता, यानी किसी से बदले की भावना के ऊपर काम नहीं करता। यदि सर उन्होंने गलत किया है तो हमारा काम यह है कि हम बेहतर इन्वेस्टिगेशन करें, उनके खिलाफ बेहतर एविडेंस कलेक्ट करें, और किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार माननीय न्यायपालिका को है तो न्यायपालिका के सामने हम साक्ष्य रखें और उनको संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हम उस व्यक्ति को है वो दंड तक ले गए। सर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि पूरी दुनिया ने या सब ने देखा टीवी के सामने कसाब जिस तरह से गोलीबारी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोकतंत्र की ये सुंदरता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमने है वो विधि द्वारा एक विधि की जो स्थापित प्रक्रिया उसके तरह हमने कोर्ट में उनके सामने केस चलाया और एविडेंस किए, और उसके बाद में एक प्रक्रिया के तहत है वो हमने उनको फांसी की है वो सज़ा सुनाई। तो ये बात है वो आपको बतानी, यानी किसी भी स्तर पर आपको है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना है फेक एनकाउंटर को, हमेशा इसको हाँ, लेकिन यदि किसी ने आपके सामने गोली चलाई है और तो आपको है वो राइट टू डिफेंस का अधिकार आपको है मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे ये बार बार अब पूछा जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसका मैं कहूँगा कि आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसकी 2-3 लाइन जो मैं आपको बताता हूँ वो आप बोलोगे और वो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये तो गलत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये तो RSS का एजेंडा हो सकता है, तो इसके अंदर आपको उत्तर यही देना है हमेशा कि सर परिवर्तन ही सत्य है और परिवर्तन ही नित्य है। सर 1986 के अंदर है शिक्षा पॉलिसी आई थी, हमारी परिस्थितियाँ बदल गई है, समय बदल गया है, राजनीतिक ढांचा बदला है, सामाजिक ढांचा बदला है, आर्थिक ढांचा बदला है, सांस्कृतिक ढांचा बदला है और तकनीकी का युग आ गया। तो सर ये समय की मांग थी कि नई एजुकेशन है वो पॉलिसी लाई जाए। तो इसलिए मेरा ये साथ में सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से कोई भी सर ये पॉलिसी आती है तो ये सर किसी एक व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता, ये एक सामूहिक निर्णय होता है, इसका एक संवैधानिक स्टेटस होता है सर। ये कैबिनेट के माध्यम से आई है सर, संसद के अंदर इसके ऊपर बहस होती है सर, एक कमेटी बनी थी केसरी रंगन की अध्यक्षता में, उन्होंने है वो
बड़े लेवल पर है वो इसके अंदर जो विशेषज्ञ आए थे उनकी जांच, इसका जो ड्राफ्ट बना था जिसमें विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा विशेषज्ञ थे, जो आम जनता ने उसके अंदर है विभिन्न प्रकार की जो सिफारिश है वो की थी। तो ये सब चीज़ें हैं वो सामने आने के बाद में व्यापक विचार विमर्श के बाद में सर ये पॉलिसी आई है। तो निश्चित रूप से वर्तमान समय की जो डिमांड है उसको ये पूरा करेगी। हाँ सर, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ कमियां हो, लेकिन इसके लिए सर एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि विचार विमर्श की चीज़ें हमेशा खुली रहती है। ये विभिन्न प्रकार की कुछ चिंताएं हमारे सामने आ रही है तो सर हमारे पास न्यायपालिका है, हमारे पास कार्यपालिका है, हमारे पास विधायिका है, वो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे और इसके कोई कमी है तो इनके बारे में वो और निर्णय लेंगे। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी आई है और मैं ये आशा करता हूँ कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा और भारत है वो पुनः विश्व गुरु है वो बनेगा। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस थे मैंने है वो आपके सामने है वो रखे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन है वो आपके बड़े ही है वो काम आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एक एसआई में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसका उत्तर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था और जो नोलन समिति थी उसने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे उसके 5 से 7 गुण बताएं। एक तो वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, एक वो ईमानदार होना चाहिए, एक उसमें भेदभाव और गैर तरफदारी का गुण होना चाहिए, एक उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण होना चाहिए, एक उसमें एम्पैथी का गुण होना चाहिए। तो ये 5-7 चीज़ें हैं और समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनके प्रति उसके अंदर करुणा और है वो सहिष्णुता है वो होनी चाहिए। ये एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी जिसमें एसआई और सभी है वो शामिल हो जाते हैं। तो ये एक है वो होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार है? तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले बता दिया। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग में सुधार की ज़रूरत है? तो इसका उत्तर आप ये दे सकते हो कि सर है परिवर्तन या गतिशीलता ही सत्य है। तो हर विभाग के अंदर कुछ न कुछ अपनी कमियां होती है, तो समय के साथ उसमें सुधार है वो होते रहना चाहिए। अब आपसे आगे ये पूछेंगे कि पुलिस के अंदर क्या क्या है वो सुधार होने चाहिए, तो उसके उत्तर मैंने आपको पहले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में बताए हैं कि पुलिस के अंदर क्या क्या सुधार की है वो ज़रूरत है। उसके अलावा है कि पुलिस की हार्ड ड्यूटी है, तो ऐसे में अपनी लाइफ है वो बैलेंस में। तो ये भी अपने को बताना है कि सर निश्चित रूप से है वो पुलिस की ड्यूटी है वो हार्ड होती है, तो सामान्य जो जीवन है उसके साथ बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। तो इसका आप ये बता सकते हो कि सर आप की जो दिनचर्या है वो मेरी दिनचर्या है वो मैं व्यवस्थित करूँगी और किसी भी काम को आगे के लिए नहीं टालूँगी या आगे के लिए नहीं टालूँगा और उसको है वो जो भी मेरा काम होगा उसको समय के ऊपर करूँगा। और उसके अलावा पुलिस के अंदर या जो भी आप जैसे भी हो कि आप कार्य को सब काम को अपने ऊपर नहीं लगोगे, उसका वर्क डिवीजन है वो हम करेंगे और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है वो तय करेंगे। और उसके अलावा अपने परिवार को भी आप है वो पूरा टाइम दोगे। तो इसका उत्तर है वो ये हो सकता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये कि एक है वो पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, तो इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया कि हाँ सर निश्चित रूप से ये एक चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है और आरोप लगते हैं और उसको दूर करने के तरीके भी मैंने है वो आपको बता दिया कि किस तरह से आप सिस्टमेटिक चेंज लाओगे, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, किस तरह से आप पुलिस वेलफेयर का यूज़ करोगे, किस तरह से आप रिवार्ड पनिशमेंट का और किस तरह से डिकॉय की, ये सब बातें हैं वो मैंने बता दी। उसके अलावा एक क्वेश्चन है कि पुलिस और प्रशासन के बीच में कैसे समन्वय स्थापित करोगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रशासन चाहे कोई भी हो, पुलिस हो चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, सबका उद्देश्य ये है कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर है वो आम जनता के हित के काम हो। तो उसके समन्वय के लिए क्या है कि जो भी आपके दूसरे प्रशासनिक अधिकारी है या दूसरे प्रशासनिक विभाग है उनसे निरंतर है वो संपर्क में रहना, समय समय पर जो भी है वो जिला स्तर पर जो भी बैठक होती है उस बैठक के अंदर जो भी प्रशासन से संबंधित बैठक होती है उस बैठक के अंदर है वो शामिल रहना और जो भी अधिकारी है उन अधिकारियों से हमेशा है वो मिलते रहना। यानी समन्वय स्थापित करने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो मिलते रहने का। अपनी समस्याएं हैं तो अपनी समस्याएं उनके सामने रखने का कि सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और ये सब। तो इस तरह से आप उनसे बातचीत करोगे। अपने सीनियर ऑफिसर जहाँ पर आप हल बात नहीं कर पा रहे हो वहाँ अपने सीनियर ऑफिसर से है वो बात करके उसको सीनियर लेवल के ऊपर है वो हल करने की कोशिश है वो करोगे आप। उसके अलावा कमिश्नरेट प्रणाली और मजिस्ट्रेट प्रणाली के अंदर क्या अंतर है,
ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसआई बनने के बाद आप पर राजनीतिक दबाव आएगा तो आप उसका कैसे सामना करोगे, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि सर राजनीतिक दबाव आना गलत बात नहीं है, लेकिन यदि राजनीतिक या पॉलिटिकल इंटरफेयर होना है वो गलत बात है। एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को हमें कोई भी बात कहने का है वो हक होता है। यदि वो गलत बात कह रहा है तो मैं उसको है वो विनम्रतापूर्वक है वो नकार दूंगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि जेंडर बायस का मतलब ये होता है कि सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि पुलिस के अंदर है वो जब महिलाएं है वो कंप्लेन करने या किसी भी चीज़ के अंदर जाती है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार है वो नहीं किया जाता, उनको कमज़ोर समझा जाता है। तो उसका रीज़न अपन ये बता सकते हैं कि सर एक आज भी समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और आज भी पुलिस के अंदर है वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो जेंडर बायस को दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जब भी किसी चीज़ को दूर करने, कोई भी सामाजिक समस्या होती है उसको दूर करने के लिए एक आप है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस लाओगे और दूसरा है वो महिलाओं के अंदर पुलिस का प्रतिनिधित्व है, महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाओगे। तो ये जेंडर बायस को दूर करने के हैं वो तरीके होंगे। उसके अलावा पुलिस की चुनौतियां क्या है, आप उससे कैसे निपटोगे, तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं वो पुलिस की। मैंने आपको जो पुलिस की समस्याएं हैं वही पुलिस की क्या है चुनौतियां हैं, और उस चुनौतियों से कैसे निपटना है तो वही मैंने आपको पहले बताया था कि स्मार्ट पुलिसिंग है या किसी भी प्रकार की चुनौती, आप चुनौती फिक्स कर लीजिए 5-7 और हर चुनौती को आप किस तरह से निपटोगे। जो मैंने उत्तर बताया कि मान लो जो है आप जैसे साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम से कैसे निपटोगे, इकोनॉमिक फ्रॉड है तो इकोनॉमिक फ्रॉड से कैसे, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता तो उससे कैसे। तो इस प्रकार से ये जो चुनौतियां हैं पुलिस की, इन चुनौतियों को आपने देख लिया और उससे कैसे निपटना है वो ये आपने देख लिया। इंटरनेट के माध्यम से पुलिस के सामने क्या चुनौतियाँ, अभी मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया यानी इंटरनेट, विभिन्न प्रकार की जो फेक न्यूज़ होती है उससे अफवाहें फैलती है, अफवाहों से जैसे मॉब लिंचिंग और ये सब, तो इसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि उससे कैसे है वो अपने को निपटना है। साइबर विशेषज्ञ हमारी टीम जो भी है वो इस प्रकार के अकाउंट के ऊपर ध्यान रखना और कि जनता के अंदर अफवाह ना फैलाए। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के साइबर के माध्यम से फ्रॉड होते हैं, जनता के पैसे हैं वो उनसे फ़ोन करके या उनको भोली भाली जनता को उनसे ठग लिए जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर बेहतर ट्रेनिंग और बेहतर इन्वेस्टिगेशन, और क्योंकि ये लोग हैं वो दूसरी जगह पर या बहुत दूर रहते हैं तो ये चुनौती है, लेकिन बहुत प्रॉपर वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से है वो इनसे अपन निपटेंगे। उसके अलावा क्या पुलिस क्या दबाव में काम करती है, तो इसका आपने ये बताना है कि सर निश्चित रूप से है वो पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है, काफ़ी प्रेशर रहता है, और कुछ हद तक सर प्रेशर या दबाव है वो सही भी रहता है, जिससे हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को है वो हल्का सा दबाव रहता है तो उनको जल्दी है वो सोल्व करते हैं। लेकिन सर गलत चीज़ का दबाव होना है वो गलत है, और ये दबाव सर निश्चित रूप से पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, तो मैंने अभी पुलिस सुधार से संबंधित जो प्रकाश सिंह मामला है, जो स्मार्ट पुलिसिंग है, जो विजयवाड़ा मॉडल है, या जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, ये सब चीज़ें बताई तो उन सबको अपन बताएंगे सर इस तरह से दबाव को है वो। फिर एक क्वेश्चन है कि पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट क्यों होती है, तो ये भी एक अपने को बताना है कि अपन देखते हैं कि कई जगह पर पुलिस कर्मियों के साथ हो, तो उसमें अपने को 2-3 चीज़ें बतानी है कि मारपीट होने का कारण क्या है। एक तो मारपीट होने का कारण ये है कि पुलिस अभी भी सर है वो वेल ट्रेंड नहीं है। दूसरा क्या है कि पुलिस के अंदर है वो महकम की यानी पुलिस कर्मियों की बहुत कमी है, तो किसी भी स्थान पर रेड करने या छापा मारने जाती है तो उनकी संख्या है वो सामान्यतः कम होती है। दूसरी ये चीज़ है कि पुलिस के प्रति कई बार है वो जनता के अंदर है वो अविश्वास भी है वो होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि समाज के अंदर कुछ जो तथाकथित जो रॉबिन हुड टाइप की छवि के जो लोग जो गुंडे टाइप के होते हैं, उनके कुछ लोग होते हैं वो समाज सेवा के नाम से है वो कुछ ऐसे काम करते हैं और लोगों को अपने है वो पक्ष में करके जब भी पुलिस वहाँ पर जाती है तो पुलिस के ऊपर है वो हमला करते हैं। तो इनसे निपटने का तरीका क्या है कि पुलिस वेल इक्विप्ड हो, किसी भी स्थान पर छापा मारने जाए या कुछ भी करने जाए तो पूरी एकदम प्रिपरेशन के साथ उस स्थान के ऊपर जाए, और जो भी ऐसी काम वहाँ पर इस तरह से हो तो उनका प्रॉपर FIR दर्ज होकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होकर जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनके ऊपर है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट है वो एक्शन है वो होना चाहिए। उसके लिए पुलिस सुधार के लिए क्या करोगे, तो मैंने आपको वो बता दिए। पुलिस की कोई 3 अच्छाइयाँ और 3 बुराइयाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि अच्छाइयाँ ये है कि आप है वो जिस तरह से अच्छाइयों के अंदर आप क्यों पुलिस के अंदर आना चाहते हो, इस ये जो क्वेश्चन मैंने आपको है वो
बताई, ये जो 2 क्वेश्चन, उसके अंदर जो मैंने पुलिस की चीज़ें बताई कि आप जनता के नज़दीक रहते हो, जनता के नज़दीक रह के काम करते हो, आप विकास के लिए किसी भी स्थान पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का काम कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस है वो समाज के अंदर है वो लोगों को क्या देती है? सुरक्षा देती है। यहाँ पर कोरोना की बात है वो आप बता सकते हो कि कोरोना में पुलिस ने किस तरह से अच्छा है वो कार्य किया। पुलिस की 3 बुराइयाँ। अब बुराइयों के अंदर आप ये बोलोगे कि सर किसी भी संगठन की तो कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन व्यक्तियों के संदर्भ में देखें तो पुलिस के ऊपर है वो भ्रष्टाचार के या इस तरह से 2-3 जो पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं वो ये बता सकते हो। लेकिन पुलिस की वो बुराइयां नहीं है, वो है वो व्यक्तियों की बुराइयां हैं। ठीक है। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, उनके क्या कारण है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रति अपराध है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसका अपने को ये उत्तर देना है कि एक तो अपराध का कारण देना है। कारण ये देना है कि पुरुष प्रधान है वो समाज होना, और दूसरा इसके अंदर अपने को है वो ये बताना है कि महिलाओं के अंदर आज भी एजुकेशन का है वो कम एजुकेशन है। और तीसरी चीज़ अपने को है वो उसके अंदर ये बतानी है कि आज भी है वो महिलाओं को है वो घर की 4 दीवारी के अंदर भी काम रह के काम करना होता है। महिलाओं के अंदर शिक्षा का है वो अभाव है। तो ये कुछ चीज़ें होती है। और दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिलाओं के साथ अधिकतर जो अपराध होते हैं उसमें उनके संबंधी या नज़दीक के है वो लोग होते हैं, तो उनकी क्या होती है? रिपोर्टिंग ही है वो नहीं होती है। तो इन अपराधों को दूर करने के लिए क्या करना है? समाज के अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को अवेयरनेस लानी है, और हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उनकी रिपोर्टिंग हो। जैसे ये क्वेश्चन सामने पूछा जाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध है वो बढ़ रहे हैं, तो इसका ये अपने को बताना है कि है वो सर इनकी जो रिपोर्टिंग पहले नहीं होती थी, अब रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है। उसका रीज़न ये है कि शिक्षा बढ़ी है। निर्भया कांड के बाद में महिलाओं के अंदर क्या आई है? जागरूकता आई है। ये एक अच्छी बात है कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि सर अभी भी महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी अभी भी है वो रिपोर्टिंग नहीं होती है। और रिपोर्टिंग नहीं होने का बड़ा रीज़न ये है कि आज भी इज्जत के नाम से है वो डरा जाता है कि बदनामी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके अंदर अधिकतर जो लोग हैं वो नज़दीकी संबंधी है वो अपराध के अंदर है वो शामिल होते हैं, इसलिए वो उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो आप क्या करोगे इसके लिए कि सर मैं अवेयरनेस लाऊंगा, महिलाओं को प्रेरित करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रति अपराध हो तो वो उनको टॉलरेंट ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा है उनकी एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज होने के बाद में उनकी स्पीडी ट्रायल हो, प्रॉपर वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन हो, और जिन लोगों ने भी अपराध किया है उनको है वो ये सुनिश्चित करूंगा कि उनका है वो सजा मिले। यानी हर चीज़ के अंदर आपको पुलिस के अंदर ये बताना है कि लास्ट तक उसको अंजाम तक ले जाना है कि सजा है वो ज़रूर है वो होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि आपको डीजीपी बना दिया जाए तो आप पुलिस के अंदर क्या सुधार करना चाहोगे। तो ये जो मैंने पुलिसिंग के अंदर जो एक आप एसएचओ के रूप में सुधार करोगे, और जो प्रकाश सिंह या स्मार्ट पुलिसिंग या विजयवाड़ा मॉडल ये सब है, तो इन सबको आप मिला के बताओगे कि सर मैं ये काम है वो करूँगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन है वो सामान्यतः ये और है वो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को है वो वहाँ पर जो शिलान्यास कार्यक्रम है, भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है जिसके अंदर उनको जाना चाहिए कि उनको नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये एक मुद्दा है वो थोड़े से एक समय के अंदर है वो आया है विवाद के अंदर। तो मैं इसका उत्तर ये देना चाहूँगा कि उसका उत्तर आपको इस तरह से देना है कि सर भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन भारत की जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता है वो पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता अलग है। वहाँ पर धर्म और राजनीति के अलग होने की बात कही है, जबकि भारत के जो संविधान है उसके अंदर यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मों का आदर करना। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय राम मंदिर की जो शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो सर राम मंदिर जो बनेगा वो किसी एक धर्म विशेष का मंदिर है वो नहीं होगा। राम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अभिन्न अंग है सर। और हम हैं, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पर शिलान्यास करने जाते हैं, तो मुझे उसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि सर ये वो देश है जिसमें जहाँ का प्रधानमंत्री है वो जब है वो अजमेर का जब ख्वाजा साहब का उर्स होता है तो वहाँ पर चादर भिजवाते हैं। वो देश है जहाँ पर ईद की भी प्रधानमंत्री बधाई देते हैं और क्रिसमस की भी बधाई देते हैं, और सिखों का जो प्रकाश उत्सव है उसमें भी गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। तो सर मुझे ये लगता है कि है वो प्रधानमंत्री को वहाँ जाने में है वो कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूसरी बात ये है कि ये किसी एक धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं है, इसमें पूरे देश का कोई भी व्यक्ति है वो हर किसी के लिए गर्व या गौरव का ये है वो विषय है सर, क्योंकि वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के है वो अंग है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है
वो आपसे ये और है वो पूछा जाता है कि क्या समाज की सभी समस्याओं का निस्तारण है वो पुलिस करती है। तो इसका उत्तर अपन ये देंगे कि सर ऐसा नहीं है कि सभी समस्याओं का है वो निस्तारण पुलिस करती है। पुलिस काफ़ी जो महत्वपूर्ण कानून से संबंधित है वो समस्या हैं उनका निस्तारण है वो पुलिस करती है। यहाँ जहाँ पर भी कानून का भंग होता है वहाँ पर पुलिसिंग है वो कार्य करती है। बाकी की सर समाज की सभी समस्याओं का निस्तारण है पुलिस नहीं करती। उसके लिए सर हमें एजुकेशन है और दूसरे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वो सब मिलकर है वो उन समस्याओं का है वो निस्तारण करती है। उसके बाद महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आप कैसे समझाओगे, तो ये मैंने आपको है वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन के अंदर बताया है कि अवेयरनेस बढ़ाना है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है, उनको उनके खिलाफ क्राइम हो तो उनको है वो रिपोर्टिंग करने का, और उनका है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए उनके लिए आप उनके अंदर है वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग आप उनको है वो दे सकते हो। ये सब चीज़ें हैं वो आप बता सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि आप है वो आप SHO की ड्यूटी हो और आपके कुछ क्वेश्चन है वो स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो है वो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चंस है वो रख दिए हैं। थैंक यू सो मच। और भी यदि ऐसे कोई क्वेश्चंस मेरे सामने आएंगे तो मैं आपको उत्तर दूँगा।